और ये जो क्लास चलेगा, ये क्लास टीचमिंट ऐप पर लाइव रिकॉर्डेड रहेगा। तो अगर आप लोग कभी चाहेंगे कि इसको फिर से देखा जा सके, तो आप लोग टीचमिंट ऐप पर आकर के इसको देख सकते हैं। आज अगर ये ट्रायल सफल रहा तो भविष्य में हम ऐसे कुछ क्लासेस और करेंगे। एसएससी का 2021 का जो परीक्षा होना है ट्रांसलेटर वाला, इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। बहुत लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, अगर कोरोना महामारी की स्थिति ऐसी ही रही तो संभवतः फिर जल्दी वैकेंसी ना भी आए। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आती है तो क्या हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे? क्या लगता है साहिल जी? पढ़ाई करेंगे सर। बिल्कुल, ये जो पीरियड है, ये जो समय जा रहा है, इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवा करके और आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात करनी है, और इस अवसर के अनुसार हमारी तैयारी चलती रहनी चाहिए। तो आज अनुवाद का हम अभ्यास करेंगे और इस अभ्यास में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। मैंने एक न्यूज दिया था, ये नंदीग्राम करके एक स्थान है पश्चिम बंगाल में। अगर आप लोग पश्चिम बंगाल के हैं तो जानते होंगे, बाहर वाले हैं तो वो भी जानते होंगे, क्योंकि इस बार चुनाव में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नंदीग्राम से लेकर ही सारा खेल शुरू हुआ है। तो वहां का एक समाचार है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये अंश छपा था। बहुत लोग बहुत सारे अखबारों की बातें शेयर करते हैं, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए अच्छा लगा क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो चीजें दी जाती है वो एवरेज स्टूडेंट जो है, जो आईएएस लेवल के, उनकी बात मैं छोड़ देता हूँ। आईएएस स्तर के लोग अनुवादक की परीक्षा के लिए संभवतः नहीं बैठते होंगे, लेकिन आम जो छात्र हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा अखबार मुझे लगा। वैसे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनका। तो इसका पहला वाक्य है, द विलेज which was the epicenter of anti-land acquisition movement 14 years ago was called mini पाकिस्तान। आप में से किसी ने किया हो इसका तो मुझे बताएं। yes, बोलिए। गांव जो 14 वर्ष धर्म विरोधी आंदोलन का ऊपरी केंद्र था, उसे बीजेपी उम्मीदवार सुखेंदु अधिकारी के द्वारा छोटा पाकिस्तान कहा गया, जिन्होंने स्वयं 2007 में आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया था। साहिल जी, मैंने वाक्य कितना बोला है आपसे? मैंने सिर्फ आधा वाक्य बोला था। मैंने जब आधा बोला था तो आप आधे का अनुवाद करेंगे ना। चेहरा मेरा साफ दिख रहा है या लाइट करूं? ठीक है। देखिए, एक चीज का हम लोग ध्यान हमेशा रखेंगे, परीक्षा में जितना पूछा जाता है अगर उससे अधिक हम बताने का प्रयास करते हैं तो उसमें नंबर कटने की संभावनाएं रहती हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मेरे YouTube में जो अनुवाद के क्लास पड़े हुए हैं उसमें आसान अनुवाद कला में मैंने बताया है कि जब भी कोई लंबा वाक्य आए या कठिन वाक्य हमें लगे तो हमें सबसे पहले उस वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और उन टुकड़ों में जहां कॉमा हो वहां से कर लेंगे, या जहां और इस तरह का कोई कंजंक्शन चिन्ह हो या संयोजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, वो हो तो वहां से अलग कर लेंगे। चूंकि मैंने इसको यहाँ तक इसलिए बताया था कि इसके बाद, और तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि जहां आपकी सांस रुके, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, कोई लाइन पढ़ रहे हैं, तो उसमें जहां जहां आपकी सांस रुकती है वो जगह मान लीजिए कि आपको ब्रेक लेना है। जैसे द विलेज, और किसी ने बनाया हो? चंदन जी, आपने किया है या खुशबू? जीतू, उदय जी, कोई हो तो बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ बोलिए, कोई भी बोलिए, इसमें संकोच की बात नहीं है। बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। खुशबू जी बोल रही हैं शायद, बोलिए खुशबू जी। संकोच हो रहा है। विकास जी, आप? नहीं? अरे कोई तो बोलिए। अंशु, आवाज आ रही है ना मेरी? या ऑनलाइन नहीं है, आप लोग खाली ऑन करके रख गए हैं? चलिए, हाँ तो बताइए इसमें। खुशबू बताइए आप, फिर आवाज आ रही है तो। अरे प्रयास करिए, सब अपने ही हैं। हाँ बोलिए। हम्म। 14 साल पहले।
चलिए कोई बात नहीं, और कोई बताएगा? देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए जब हम ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे ना, अंशु जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके संदेह, बोलिए, बोल रही हैं अंशु जी? चलिए ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन की समस्या बता रहा है, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले आपको किस अंश का अनुवाद करना है? अंशु जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ठीक है। सबसे पहले जो हम अनुवाद करते हैं वो समय का अनुवाद करते हैं, आज कल परसों, 10 वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले, या 15 वर्ष पहले, ठीक है। अंशु जी आपकी आवाज शायद मैं नहीं सुन पा रहा हूं। तो यहाँ जो सबसे पहले जिस वाक्यांश का आपको अनुवाद करना है वह है 14 वर्ष पूर्व। इस वाक्य में देखिए, कह रहा है द विलेज विच वॉज द इपी सेंटर ऑफ एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट 14 years एगो। तो ये जो 14 years एगो वाला जो अंश है, इसको हम आगे ले जाएंगे। कभी भी जब आप अनुवाद कर रहे हो और वाक्य आपको एक्टिव वॉइस में लगे तो उसका अनुवाद आप उसमें समय का अनुवाद सबसे पहले करेंगे। तो समय के अनुवाद में 14 years एगो अर्थात 14 वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले, पहले हमने समय बता दिया कब, उसके बाद कब के बाद फिर प्रश्न करेंगे क्या। तो क्या जब प्रश्न करेंगे अर्थात वो सब्जेक्ट होगा। अंग्रेजी का जो फॉर्मेशन मैंने बताया है उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि 14 साल पहले जो गांव क्या था, द विलेज के लिए हमने जो गांव लिखा है, द मतलब पर्टिकुलर विलेज की बात कर रहा है ना, तो वह गांव। तो 14 वर्ष पहले जो गांव क्या था, विच वॉज द इपी सेंटर ऑफ एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट। लैंड एक्विजिशन क्या होता है रानी जी? लैंड एक्विजिशन की हिंदी पता हो? अंशु जी आपको मैं शायद सुन नहीं पा रहा हूं, आपका स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही अंशु जी, हमें लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, आपके स्पीकर शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। ईयरफोन निकाल के बात करिए अंशु। अंशु एक बार और बोलिए ईयरफोन निकाल के, मुझे लगता है शायद ईयरफोन में कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ बोलिए। थोड़ी सी आवाज आई थी फिर चली गई। आवाज नहीं आ रही है मेरी, ऋचा जी कह रही हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। नहीं आवाज आ रही, थोड़ा एडजस्ट करिए। देखिए मैं फिर यहाँ बता रहा था आपको कि पहले तो हमने लिख दिया द विलेज, मतलब समय लिखा हमने 14 वर्ष पहले, द विलेज को वह गांव या जो गांव। तो यहाँ चूंकि जो गांव आएगा इसलिए हम जो गांव लिख करके आगे बढ़ेंगे। 14 वर्ष पहले जो गांव, ईपी सेंटर ऑफ एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट। लैंड एक्विजिशन को बोलते हैं भू अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण, अर्थात 14 वर्ष पहले जो गांव भूमि अधिग्रहण का ईपी सेंटर था। ईपी सेंटर को क्या कहेंगे? जैसे भूकंप आती है ना, जब भी कभी भूकंप आए तो उसका जो ईपी सेंटर बोलता है, कहा जाता है ईपी सेंटर मतलब जहां से वो केंद्र, सही बात है, तो उसका जो केंद्र है। तो फिर हम इस वाक्यांश का करेंगे कि 14 वर्ष पहले जो गांव क्या था, एंटी लैंड एक्विजिशन, भू अधिग्रहण का, एंटी को यहां विरोधी कहा जाएगा, भू अधिग्रहण विरोध ही मूवमेंट को आंदोलन कहेंगे का केंद्र था। चूंकि देखिए मूवमेंट का अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होता है, तो यहां हम इसको आंदोलन के रूप में लिखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में यहाँ काफी परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन भी हुआ, तो इसलिए उसे आंदोलन का नाम देंगे। तो 14 वर्ष पहले जो गांव भू अधिग्रहण के खिलाफ या के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। अब कॉमा के बाद से जो अंश शुरू होता है हम उसका अनुवाद शुरू करेंगे।
was called mini Pakistan by बीजेपी कैंडिडेट सुवेंद्र अधिकारी। अब इस वाक्य का हम अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, उसे बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी पार्टी का नाम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट क्या है, उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी द्वारा मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान को आप इसी रूप में भी रख सकते हैं या चाहें तो छोटा पाकिस्तान लिख सकते हैं। चूंकि मिनी पाकिस्तान आजकल लोगों ने स्वीकार कर लिया है इसको प्रयोग में, इसलिए मिनी पाकिस्तान भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। चूंकि पाकिस्तान का तो वही रूप रह रहा है, मिनी को हम छोटा या मिनी लिखे चल जाएगा। Who had himself led the protest in 2007। अब जो यहां वाक्य आ रहा है कि who had himself led, तो इस वाक्य को आपको बदलना है, थोड़ा सा फिर आगे पीछे ले जाना है। तो यहां हम इसको क्या करेंगे, सलाह देगा आप में से कोई? टाइम को पहले लेंगे। हाँ बोलिए। उसे से पहले लगाएंगे ना। बोलिए, पूरा वाक्य बोलिए, प्रयास करिए। 2007 में जिन्होंने आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया। हाँ आगे, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जिस शुभेंदु अधिकारी ने 2007 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था वही इसे मिनी पाकिस्तान कह के बुला रहे हैं। इस तरह से हम इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। क्या लगता है, ठीक है नहीं है? बताइए आप लोग, तो फिर सलाह दें तब हम आगे बढ़ें। फिर अरे बोलिए, बोलेंगे नहीं आप लोग कैसे आगे बढ़ा जाएगा? चलिए ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे लगता है कि यहां तक स्पष्ट हो गया ना, हाँ या ना? ऐसे भी हाँ बोलिए, बताइए। मैंने ये बताया, देखिए मैंने, हाँ बोलिए, बताइए, आप शुरू से बोल सकती हैं। 14 वर्ष पहले जो गांव हाँ अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा, हाँ और जिस शुभेंदु अधिकारी ने उसका स्वयं, हाँ सर क्या वो एक शब्द, हाँ बोल, सही है, सही जा रही हैं। जिस शुभेंदु अधिकारी ने उसका स्वयं 2007 में इसका स्वयं, who had led himself, ठीक है, द प्रोटेस्टर्स, अर्थात जिसने, प्रोटेस्टर को क्या कहेंगे? स्वयं 2007 में जिसकी अगुवाई। हाँ, प्रोटेस्टर्स के लिए क्या लिखेंगे? उन्होंने ही विरोधी, प्रोटेस्टर्स विद्रोही या विरोधी, ठीक है। तो जिस शुभेंदु अधिकारी ने 2007 में, ठीक है, विद्रोही या प्रोटेस्टर का आप कुछ और लिख सकते हैं, प्रोटेस्टियों का नेतृत्व किया था, उन्होंने ही इसे मिनी पाकिस्तान कहा है। क्लियर है? चलिए अगले वाक्य में हम चलें। चलिए अगला वाक्य बताइए। यहां चूंकि इस कहानी के साथ इसमें एक इतिहास जुड़ा हुआ है और इतिहास की बात करनी थी, कोई पॉलिटिकल बात मुझे नहीं करनी थी, इतिहास की बात बतानी थी, इसलिए मैंने इस कहानी को लिया है। बट द टैग seemed demeaning to the long tradition of Hindu-Muslim equal participation in any movement from Nandigram, including freedom struggle. But the tag seemed demeaning. Demeaning का क्या होगा बताइए? टैग के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? टैग को तगमा लगा दीजिए अगर कुछ नहीं हो रहा है तो। डिमीनिंग का क्या करेंगे? हैं? कथन भी लिख सकते हैं। हाँ कथन कह सकते हैं, इसको अभिकथन कह दीजिए और अच्छा लगेगा। ठीक है, डिमीनिंग का क्या होगा?
चलिए आगे बढ़िए, डी मीनिंग नहीं याद आ रहा है तो आगे बढ़िए। बट द टैग, द के लिए यह लगाएंगे, पर यह तगमा, लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ हिंदू मुस्लिम इक्वल पार्टिसिपेशन, क्या होगा? ट्रेडिशन को परंपरा कहेंगे, हिंदू मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम ही लिखेंगे, इक्वल पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का समान भागीदारी, उसके बाद इन एनी मूवमेंट, किसी भी आंदोलन में। ठीक है, चलिए आगे अब आप लोग बोलिए। देखिए प्रयास नहीं करेंगे तो एक तरफा हो जाएगा, वन वे कहानी चल पड़ेगी, तो वन वे अच्छा नहीं रहेगा ना। नेटवर्क चला गया था, क्षमा चाहेंगे। चलिए, तो यहां जो बात आ रही थी डीमिंग का, क्या हम लोग लिखेंगे? डी मीनिंग, द टैग सीम्ड डी मीनिंग। डी मीनिंग के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? नीचा दिखाना। और कोई वाक्य, और कुछ इस तरह का? आवाज नहीं क्लियर आ रही है। विशाल जी, विशाल मेरी आवाज आ रही है? हेलो। डी मीनिंग का अर्थ ना पूछ, ब्रेक आ रही है। खुशबू, खुशबू जी मेरी आवाज आ रही है? क्लिक हो रहा है? कहीं कहीं नेटवर्क का इश्यू होगा, देखिए थोड़ा सा। चलिए डी मीनिंग का मतलब बताइए, तब ना हम आगे बढ़े। हाँ 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 हाँ। हम्म। ठीक है, नहीं ठीक है, ये तो आप उसका भावांश, भाव बता रही हैं, लेकिन मूल उसका क्या होगा? और कोई बताइए, आप में से कोई और बता पाए? चलिए फिर मैं ही शुरू, हाँ या ना? देखिए, बट द टैग सीम डिमीनिंग, डिमीनिंग का आप ये कह सकते हैं ना कि उसको उसके लिए सही नहीं है या नीचा दिखा दे रहे हैं। तो टैग के लिए मान लीजिए हम लिखें कि तगमा, ठीक है, या अभिकथन लिख लीजिए या कथन लिख लीजिए। ठीक है, तो पर यह कहना या यह तगमा, असल में यह तगमा ज्यादा अच्छा रहेगा। टैग लगाते हैं ना किसी चीज के ऊपर, तो यह तगमा डी मीनिंग, डी मीनिंग का मतलब होता है, होगा कि नीचा दिखाने वाला है, किसको? टू द लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ हिंदू मुस्लिम इक्वल पार्टिसिपेशन। लॉन्ग ट्रेडिशन मतलब लंबी परंपरा। मैं बोलता जाता हूं, आपके पास कॉपी हो तो नोट करिए। लॉन्ग ट्रेडिशन को हम लिख रहे हैं लंबी परंपरा ऑफ हिंदू मुस्लिम इक्वल पार्टिसिपेशन, अर्थात हिंदू और मुस्लिम के समान भागीदारी के इन एनी मूवमेंट फ्रॉम नंदीग्राम इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ये पहले अलग अलग का हम अर्थ निकाल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लोग परीक्षा में गए हैं, एसएससी की परीक्षा में आप लोग जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, अभी एम्स का भी है, पेपर 2 है, तो उस परीक्षा में सबसे पहला आपको काम करना है, आपको मिले मौका तो एक पेंसिल लेके जाइए, और जो पैसेज आपको दिख रहा है उस पैसेज को आप पहले, उसमें जो कठिन शब्द आपको याद आ जाए उस कठिन शब्द को वहीं आप मार्क कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप उसको मार्क कर देंगे तो बाद में इस वो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं और उसके अनुसार फिर आप आगे की कार्रवाई करेंगे। तो अगला जो वाक्य हम बता रहे थे कि इसको सजाइए, सजाने की कोशिश करिए। उदय जी, उदय जी, राजू जी, कोई बताएं इसको। हाँ हाँ
हम्म। हम्म। इसको थोड़ा सा हम और सजाएंगे अगर, तो ये जो वाक्य